हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वाक्य विचार। तो आइए जानें हिंदी व्याकरण में वाक्य विचार क्या है। तो बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इन्हीं सार्थक शब्दों का प्रयोग जब व्याकरण के नियम अनुसार व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप से किया जाता है तो वह वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, वाक्य बनाए कैसे जाते हैं? जब वर्णों का सार्थक मेल बनता है तो शब्द बन जाते हैं और शब्दों के ही सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। इस अनुच्छेद को पढ़िए। आइए पढ़ते हैं एक छोटा सा अनुच्छेद। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ गंगोत्री यमुनोत्री गया। हमारी बस पहाड़ों के बीच से गुजर रही थी। वहाँ की सड़कें घुमावदार थी। वहाँ की प्राकृतिक छटा हमारे मन को मोहित कर रही थी। चारों ओर हरियाली व शांत वातावरण देखकर मैं प्रसन्न हो गया। अब समझिए, आपने देखा कि उपर्युक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त सभी शब्द समूह का एक सार्थक अर्थ है और वक्ता का अभिप्राय भी स्पष्ट हो रहा है, यानी कि हमें समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। अतः ये सभी शब्द समूह वाक्य हैं। इस प्रकार बच्चों, शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। यानी कि जब हम सार्थक सही शब्दों को एक व्यवस्थित रूप में लिखते हैं और लिखने के बाद उसका भी एक सार्थक रूप होता है तो इसे हम वाक्य कहते हैं। आइए जानें वाक्य के प्रमुख तत्व क्या हैं। तो बच्चों, एक शुद्ध वाक्य बनाने के लिए निम्नांकित तत्वों का होना आवश्यक है, जैसे कि सार्थकता। शुद्ध वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। योग्यता, शब्द सार्थक होने के साथ साथ उनमें प्रसंग के अनुसार अर्थ देने की योग्यता भी होनी चाहिए। निकटता, वाक्यों में प्रयुक्त सभी शब्दों में निकटता होनी चाहिए, यानी कि सारे शब्द पास पास होने चाहिए। शब्दों के दूर दूर होने से गतिरोध उत्पन्न होता है। जैसे अशुद्ध वाक्य है हम चलते थक गए, तो बच्चों चारों जो शब्द हैं उनमें बहुत दूरी बनाई गई है और शुद्ध वाक्य में हम चलते चलते थक गए, तो यहाँ पर जो शब्द हैं उनमें निकटता है। पद क्रम, यानी कि वाक्यों में शब्दों पदों का प्रयोग सही क्रम में होना चाहिए। सही क्रम में न होने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे कि अशुद्ध वाक्य है कुछ बच्चे रहे छोटे तैर हैं, ये अशुद्ध है क्योंकि यहाँ पे शब्दों का क्रम आगे पीछे है। अब शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? कुछ छोटे बच्चे तैर रहे हैं। अन्वय, यानी कि अन्वय का अर्थ है मेल। वाक्य में क्रिया के साथ कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, पुरुष आदि का मेल भी होना चाहिए, अन्यथा वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अन्वय का सही क्रम है कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया। इसके अनुसार वाक्य शुद्ध बनता है। जैसे मृदुला ने सुंदर चित्र बनाया, तो यहाँ पे मृदुला जो है वो कर्ता है, सुंदर चित्र कर्म है और बनाया क्रिया है। तो बच्चों, जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो उसका सही मेल होना चाहिए, कर्ता जमा कर्म जमा क्रिया। तो आइए अब पढ़ते हैं वाक्य के अंग क्या हैं। तो बच्चों, रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे परिश्रमी बालक पढ़ रहे हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। इन वाक्यों में परिश्रमी बालक और हम सब के विषय में कुछ कहा अथवा बताया जा रहा है, अतः ये सभी पद उद्देश्य हैं। विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। विधेय में कर्म और क्रिया आदि सम्मिलित रहते हैं। जैसे मजदूर दीवार बना रहे हैं, मेरी माताजी अच्छा खाना बनाती है। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन भाव दीवार बना रहे हैं और अच्छा खाना बनाती है क्रमशः मजदूर और मेरी माता आदि उद्देश्यों के बारे में बता रहे हैं। अतः दीवार बना रहे हैं और अच्छा खाना बनाती है, ये विधेय है। कुछ अन्य उदाहरण ऐसे हैं बच्चों, जैसे वाक्य है कामनी स्वेटर बुन रही है, तो इस वाक्य में उद्देश्य कामनी है और विधेय है स्वेटर बुन रही है। पद्या गीत गाती है, तो यहाँ पर उद्देश्य है पद्य और विधेय है गीत गाती है। शिकारी के बाण से पक्षी मर गया, तो यहाँ पर उद्देश्य शिकारी के और विधेय बाण से पक्षी मर गया। पिताजी दफ्तर जाएंगे, यहाँ पर उद्देश्य पिताजी है
और दफ्तर जाएंगे विदेह है। उर्वशी ने गृह कार्य कर लिया, यहाँ पर उर्वशी ने, ये हमारा उद्देश्य है, और विदेह है गृह कार्य कर लिया। याद रखिए बच्चों, उद्देश्य और विधेय के मेल से ही वाक्य पूर्ण होता है। कई बार वाक्य में उद्देश्य प्रकट नहीं होता, जैसे जाओ, अच्छा, ठहरो, बैठो आदि। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। आइए जानते हैं आगे उद्देश्य और विधेय का विस्तार। तो बच्चों, उद्देश्य का विस्तार क्या है? वाक्य में जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। जैसे वृक्षों को मत काटो, तो यहाँ पे वृक्षों ये उद्देश्य है। हनुमान ने लंका को आग लगा दी, यहाँ पर हनुमान उद्देश्य है। फलों से लदे वृक्षों को मत काटो, यहाँ पर फलों से लदे ये उद्देश्य का विस्तार है। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, यहाँ पे वीर हनुमान ने उद्देश्य का विस्तार है। तो बच्चों, इस तरह से हम उद्देश्य का विस्तार करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। आपने देखा कि उपयुक्त उदाहरणों में वृक्षों तथा हनुमान पद उद्देश्य का कार्य कर रहे हैं, जबकि फलों से लदे और वीर पदों द्वारा उद्देश्य की विशेषता बताई जा रही है। अतः ये पद उद्देश्य का विस्तार है। अतएव उद्देश्य की विशेषता बताने वाले विशेषण या विशेषण वाक्य उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। दूसरा है विधेय का विस्तार। तो बच्चों, वाक्य में जो पद विधेय के अर्थ में विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विधेय का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार दो प्रकार से होता है, कर्म का विस्तार और क्रिया का विस्तार। कर्म यानी वाक्य में जो शब्द कर्म की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें कर्म का विस्तार कहते हैं। जैसे दीपाली ने पका आम खाया, तो यहाँ पे विधेय जो है पका आम खाया है, कर्म आम है, विशेषण पका है और कर्म का विस्तार है आम। दीपाली ने 2 पके मीठे आम खाए, यहाँ पे विधेय 2 पके मीठे आम, कर्म आम, विशेषण 2 पके मीठे और कर्म का विस्तार है 2 पके मीठे आम। क्रिया का विस्तार कैसे है? वाक्य जब कोई शब्द क्रिया के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्रिया का विस्तार कहते हैं। जैसे कि बच्चे अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो यहाँ विधेय है अध्यापक की, यानी कि अध्यापक की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। क्रिया है सुन रहे हैं, और विस्तार यानी क्रिया का विस्तार है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। माली ने पौधे में पानी दिया, तो यहाँ विधेय है पौधे में पानी दिया, क्रिया पानी दिया और क्रिया का विस्तार है पौधे में पानी दिया। आइए बच्चों पढ़ते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के 2 आधार पर भेद किए गए हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक या एक से अधिक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चों, सानिया टेनिस खेल रही है, नौकर फल लेकर आया, सुरभि, सुचि और दीपू सगे बहन भाई हैं, राजन, सौरभ और काव्य गृह कार्य कर रहे हैं। तो बाईं ओर के 2 वाक्यों में एक एक उद्देश्य, सानिया और नौकर, तथा दाईं ओर के 2 वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य, यानी कि सुरभि, शुचि और दीपू तथा राजन, सौरभ और काव्य आए हैं। लेकिन इन सभी वाक्यों में विधेय एक ही है, अतः ये सभी सरल वाक्य हैं। यानी कि बच्चों, हम कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन विधेय हमारा एक ही होगा, तो ये एक सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य क्या है? जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक अथवा समुच्चय बोधक से आपस में जुड़ते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो किसी समुच्चय बोधक योजक चिन्ह से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप घूमने चलेंगे या घर पर विश्राम करेंगे। सुधाकर ने अपना कार्य किया और वह सो गया। अनीता पढ़ रही है परंतु नेहा लिख रही है। आज टीचर्स हड़ताल पर हैं इसलिए पढ़ाई नहीं होगी। तो बच्चों, इन वाक्यों में 2-2 स्वतंत्र उपवाक्य क्रमशः या, और, परंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े हैं, अतः ये सभी संयुक्त वाक्य हैं। ध्यान रखें बच्चों कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और उनको जोड़ने का काम योजक चिन्ह या समुच्चय बोधक करता है।
याद रखिए, संयुक्त वाक्य में आय वाक्य और तथा, किंतु, एवं, लेकिन या परंतु आदि समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक हटाने पर ये स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं। तीसरा है मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों। आश्रित यानी कि जो दूसरा उपवाक्य है वो पहले वाले प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। तान्या विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। मैंने आज वह चित्र देखा जिसे रजनी ने कल खरीदा था। तब वहां कोई नहीं था जब मैं विद्यालय पहुंचा। इन उदाहरणों में बच्चों, पहले 3 वाक्यों में हम सभी जानते हैं तान्या विद्यालय नहीं जा सकी तथा मैंने आज वह चित्र देखा आदि प्रधान उपवाक्य। चौथे वाक्य में जब मैं विद्यालय पहुंचा ये प्रधान उपवाक्य है। पहले 3 वाक्यों में वाक्य के दूसरे भाग पृथ्वी गोल है, वह बीमार है, रजनी ने कल खरीदा था आदि ये आश्रित उपवाक्य हैं। और चौथे वाक्य का पहला भाग यानी कि तब वहां कोई नहीं था ये आश्रित उपवाक्य है। इन वाक्यों में एक एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य है, अतः ये सभी मिश्र उपवाक्य के उदाहरण हैं। याद रखिए बच्चों, इनमें सभी वाक्य किसी न किसी योजक से जुड़े होते हैं। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का स्पष्टीकरण, पुष्टि और समर्थन या विस्तार करते हैं। यानी कि मिश्र वाक्य में जो दूसरा उपवाक्य होता है वो पहले वाले प्रधान उपवाक्य को पुष्टि करता है या उसका विस्तार करता है। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों का अध्ययन करने से पूर्व उपवाक्य के बारे में जानते हैं। यानी कि बच्चों, जो अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद होते हैं उनके बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उपवाक्य होता क्या है। एक से अधिक सरल वाक्य जब मिश्रित या संयुक्त वाक्य का अंग बन जाता है तो वो वाक्य ना रहकर उपवाक्य बन जाते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों, जब एक से अधिक यानी एक से ज्यादा सरल वाक्य या मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वह वाक्य ना होकर उपवाक्य बन जाते हैं। जैसे कि उसने परिश्रम किया, वह उत्तीर्ण हो गया। कृष्ण ने कंस का वध किया, कंस अन्यायी था। तो उपयुक्त वाक्यों में उपवाक्यों के रूप में पढ़िए, उसने परिश्रम किया इसलिए वह उत्तीर्ण हो गया। कृष्ण ने कंस का वध किया क्योंकि वह अन्यायी था। अब समझिए बच्चों, इन वाक्यों को समुच्चय बोधकों द्वारा जोड़कर यदि एक वाक्य बना दिया जाए तो ये वाक्य स्वतंत्र वाक्य न रहकर उपवाक्य बन जाएंगे। आइए जानें उपवाक्य के भेद। तो बच्चों, मिश्र वाक्य की परिभाषा के आधार पर उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य यानी कि मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य स्वतंत्र होता है जो किसी भी योजक से नहीं जुड़ा होता, वह किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर यानी कि आश्रित नहीं होता, बल्कि दूसरे उपवाक्य ही उस पर आश्रित होते हैं। ऐसे उपवाक्य प्रधान उपवाक्य कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, जब किसी भी में भी 2 वाक्य हों तो पहला वाक्य प्रधान वाक्य होगा और दूसरा उपवाक्य। उपवाक्य जो है वो प्रधान वाक्य पर निर्भर होता है। जैसे कि मैंने एक मैजिक स्लेट खरीदी है जिस पर मार्कर से लिखा जाता है। इस उदाहरण में मैंने एक मैजिक स्लेट खरीदी है, ये स्वतंत्र उपवाक्य है। इसको हम अलग से भी बोल सकते हैं। जिस पर मार्कर से लिखा जाता है ये उपवाक्य इस पर आश्रित है तथा यह प्रधान उपवाक्य है। दूसरा है आश्रित उपवाक्य, यानी कि जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं तथा प्राय किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े होते हैं, ये आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे उस विद्यार्थी को इधर बुलाओ जो सबसे पीछे खड़ा है। इस उदाहरण में जो सबसे पीछे खड़ा है ये आश्रित उपवाक्य है क्योंकि ये पहले वाले उपवाक्य पर निर्भर है। आश्रित उपवाक्य के भी बच्चों भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य यानी कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में की अथवा अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जानता है कि मैं क्या चाहता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्यों में आए संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो आतंकवादी पकड़ा गया वह तालिबान से था, यह वही आदमी है जो कल बस से गिर पड़ा था। तो बच्चों यहाँ पर जो उपवाक्य है वो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी, जहां मेरा विद्यालय है वहां आसपास बड़ी बड़ी दुकानें हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषता बताता है, इसे हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहेंगे। तो आइए जानते हैं अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। आइए 8 को बारी बारी से पढ़ें। तो सबसे पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी स्थिति या वस्तु के बारे में सामान्य बात कही जाती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे दुर्गेश कल बीमार था, हम खाना खा रहे हैं, तो ये एक सामान्य बात बोली जा रही है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि क्या आज छुट्टी है, वे यहाँ क्यों आए हैं। निषेधवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों में किसी कार्य के ना होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब ही होता है नहीं। जैसे वह बाहर नहीं गया, यानी कि वह बाजार नहीं गया और उसे कुछ मत कहना। विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में वक्ता के विस्मय, शोक, घृणा, हर्ष आदि के भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आहा आज तो मजा आ गया, छी कितना गंदा घर है। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में बोलने वाले की इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर तुम्हें सफलता दे, आपकी यात्रा मंगलमय हो। आगे है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या निर्देश देकर काम करवाया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि बड़ों का आदर करो, सब खाना खाने जाओ। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य होने के प्रति कोई संदेह या संभावना हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज रवि को देर हो सकती है, वह अब तक सो चुका होगा। और आखिरी है संकेतवाचक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है उन्हें संकेतवाचक अथवा शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर तुम समय पर नहीं आए तो हम दिल्ली चले जाएंगे। तो बच्चों ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य। आइए पढ़ते हैं वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। यानी कि जब हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता और फिर भी हम उसमें परिवर्तन ला देते हैं। आइए जाने कैसे। तो ऐसे कुछ उदाहरण पढ़िए। जैसे सरल वाक्य है, सच्चे व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। अब हम इसे बदलेंगे संयुक्त वाक्य में, तो हम बोल सकते हैं जो व्यक्ति सच्चे होते हैं सभी उनका सम्मान करते हैं। अब देखा बच्चों आपने, दोनों ही वाक्यों का अर्थ सेम था, यानी कि एक जैसा था, फिर भी हमने देखा कि वाक्य में परिवर्तन हो गया। डिजाइनर अनुराधा हमारे घर आई, सरल वाक्य। अनुराधा जो डिजाइनर है हमारे घर आई, तो इसको हमने बदल दिया संयुक्त वाक्य में। मेहनती लोग कभी नहीं हारते, ये सरल वाक्य। जो लोग मेहनती होते हैं वे कभी नहीं हारते, संयुक्त वाक्य। अगला है संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य बनाना। जैसे मानव हंस रहा था तो माताजी आ गई। अब इसे सरल वाक्य में लिखेंगे, मानव के हंसने पर माताजी आ गई। मैंने उसे खाना खिलाया और कपड़े भी दिए। सरल वाक्य बनेगा, मैंने उसे खाना खिलाकर कपड़े भी दिए।
उसने पैसा कमाया और दान दिया। उसने पैसा कमा कर दान दिया। आगे है मिश्रित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलना। जैसे तुम वहां जाओ जहां ज्ञान प्राप्त हो। अब इसे सरल वाक्य में लिखेंगे, तुम ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर जाओ। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। इसका सरल वाक्य है, मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। मैंने उसे समझाया कि आप परिश्रम करिए। तो इसका सरल वाक्य बनेगा, मैंने उसे परिश्रम करने के लिए समझाया। आगे है मिश्रित वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाना। जब पवन आएगा तब मैं उठ जाऊंगा। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, पवन आएगा और मैं उठ जाऊंगा। जब काजल आई तब राम सो रहा था। इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, काजल आई परंतु राम सो रहा था। जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही धूप निकल आई। यह है मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य है, बारिश रुकी और धूप निकल आई। तो बच्चों, इस तरह से हम वाक्यों में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। आइए दोहराएं। शब्दों का सार्थक एवं व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद कहलाते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। एक से अधिक सरल वाक्य जब संयुक्त या मिश्र वाक्य का अंग बन जाते हैं तो वे उपवाक्य बन जाते हैं। उपवाक्य के दो भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादि बोधक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक वाक्य। अर्थ में कोई परिवर्तन किए बिना वाक्यों के प्रकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।